वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको पीछे का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डाले थे, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए यूनिट से, नए चैप्टर से, और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी लेकिन कभी उस नज़रिए से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे साथ होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। क्लियर है? बोलते हैं ना, जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो हर एक चीज़ को अलग ढंग से देखते हैं, अलग ढंग से सोचते हैं और पूरा एनालाइज करके ही उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और जो आम होते हैं, हमारी तरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और आपको पता ही, छोटी क्लासेज आपने पढ़ा है कि साइंस क्या होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है और ऑब्जर्व फैक्ट होते हो। ठीक है, जब तक ने आपने उसको कंटिन्यूस इवेल्युएशन उसको ना किया हो, जब तक आपने उसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस नहीं ली हो, उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसको ऑब्जर्व करना, कंटिन्यूसली उसको देखना, उसके बाद किसी निर्णय तक पहुँचते हैं, वो साइंस होती है। क्लियर है? तो आज जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, और आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जो एक साइंटिस्ट ने, एक महान आदमी ने सिर्फ एक छोटी सी अपनी डेली लाइफ की वजह से उस चीज़ को देखकर उसने एक बहुत बड़ा लॉ दे दिया, और उस लॉ के बाद हमें ऐसी चीज़ों का पता चला जो उससे पहले शायद इतनी डिटेल में किसी को पता नहीं थी। क्लियर है? जैसा हम बोलते हैं यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। ठीक है, वो स्टार आप घूम रहे हैं, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इतने सारे स्टार हैं। आपको शायद पता होगा कि हमारे यूनिवर्स में, इस गैलेक्सी में, जो हमारी गैलेक्सी है, ये जो यूनिवर्स है हमारी, यूनिवर्स में कितने स्टार हैं? ऑलमोस्ट 10⁻22 स्टार्स है यूनिवर्स में। इतने सारे स्टार कभी कोलाइड ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्या है कि हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंक के नीचे की ओर ही क्यों आते हैं? हम अर्थ पे क्यों ही टिके होते हैं? कुछ जगहों पे आसानी से उड़ सकते हैं, स्पेस पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर जितना मर्जी ऊपर उछलने की कोशिश करो, हम नीचे ही गिरते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को थ्रो करो, वो नीचे ही गिरती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले गैलीलियो ने इसके ऊपर वर्कआउट किया था कि उसने बोला था कि सारे यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये दिया था उसको, इतना ज़्यादा वेरीफाई आप उस टाइम के हिसाब से नहीं कर पाए। उसके बाद में स्टडी होती गई। तो उसके बाद न्यूटन आए। न्यूटन ने क्या बोला, सर इसैक न्यूटन है उनका पूरा नाम। उन्होंने क्या किया कि एक एप्पल को गिरते हुए देखा। ठीक है, फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये एप्पल नीचे की ओर क्यों गिरा। ठीक है, फिर उसने उसके ऊपर वर्कआउट किया। ठीक है, तो ये क्यों गिरा, किस तरह से आया, फिर उन्हें गैलीलियो की चीज़ों को स्टडी किया। ठीक है, और भी जो उसमें की जो चीज़ें थी उनके बारे में स्टडी किया। फिर जाके वो इस कंक्लूजन में पहुँचे कि ये जो एप्पल नीचे की ओर गिरा, ये अपने आप ना गिर के क्या किया है, अर्थ ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ठीक है, एप्पल ने भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अर्थ ने भी अपनी ओर उसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अर्थ का मास ज़्यादा था, वो अर्थ की तरफ आ गया। क्लियर है? तो वो जो लॉ था, जिस लॉ की वजह से ये सब चीज़ें पता लगी, उसे बाद में हम किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, क्या बोला था लॉ ने? आप पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। फिर वो फोर्स कितनी होती है वो भी बताइए कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है,
एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. क्लियर है? अब मैथमेटिकली करते हैं क्या था, अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू बॉडी, ठीक है, आप वर्डिंग नहीं लिखते बहुत सारे, देखिए क्या करना है, जो आप बोलते जो आप करते हो ना वही लिखना होता है, कोई बड़ा टफ बात नहीं है। क्या किया आपने, दो बॉडी ली, ठीक है, लेट अस लिखोगे कैसे से, लेट अस कंसीडर टू बॉडी having masses m1 and m2 separated by a certain distance r. Separated by a certain distance r. Both these body will attract each other. ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे. They will attract each other with a force, and that force is according to definition. ठीक है, according to definition, force it is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एक का मास m1 दूसरे का मास है m2, ठीक है, आप चाहो तो नाम दो बॉडी ए और जी, ठीक है, तो क्या करें, इनका मास कितना है m1 और m2, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट, ठीक है, वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, फिर f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपने नई टर्म लिया है, देखिए g, अभी g क्या है, दिस इज अ G क्या है, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है ये, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं G को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या हो गया ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू ठीक है क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, और इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितना होता है, 6.67 पॉइंट है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्लियर है? तो ये था सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं ग्रेविटेशनल के वो मैं आपको बताता हूँ इसके। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये वीक फोर्सेज है, समझ लो, इस फोर्स में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, ये किस मीडियम में है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, कौन से मीडियम में है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है इट इज़ ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इसका नेचर जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या होती है, इट ऑलवेज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं, इस सेकंड पॉइंट की वजह से, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए हम बोलते हैं इट ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? ठीक है, ये फोर्स जो होती है कैसी होती है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी इसकी, आप इसे कर ले, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई इसकी। ये तो ये फोर्स कैसी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये ठीक है, करें स्टार्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला पॉइंट आप लिखोगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, मतलब ये ना तो मीडियम के चेंज होने से चेंज होता है, ना उसके हिसाब से, ठीक है, ना डिपेंड करता है उसके ऊपर। दूसरा, दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्सेज, ठीक है, दिस इज अ वीकेस्ट फोर्स एंड दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्सेज, ठीक है, कैसी होती है, रेंज होती है वीकेस्ट है, लेकिन कैसी होती है, लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती है। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो होती है बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करती हुई होती है, इसलिए लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स होती है, इसका सेंटर में होती है, इसे सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये क्या होती है, इट इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर। आई बात समझ लीजिए, इट ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसके हिसाब से। क्लियर? तो
तो ये कुछ एक मेन प्रॉपर्टीज इसकी थी, ठीक है। अब क्या आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ होते हैं हमारे डेली लाइफ में। आपने देखा होगा कि समुद्र में उसके किनारे टाइड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो टाइड प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द वाटर ऑफ द ओशियंस एंड द मून, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, हम अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है, हम किसकी वजह से टिके हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर क्यों टिकी हुई है, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन के चारों सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो सारे के सारे अपने पाथ में घूमते रहते हैं, किसकी वजह से, दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, क्लियर है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट यूजेस थे इसके ग्रेविटेशन के, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, तो आपसे नोट करें। एक बार फिर से बोलता हूँ इसके क्या यूज थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। इट इज, हम क्या बोलते हैं इसमें, जो टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस द टाइड्स, ठीक है, टाइड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द वाटर ऑफ द ओशियंस एंड द मून, ठीक है। इन अ सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वी स्टैंड, ठीक है, ऑन द अर्थ, और ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। होपफुली आप इसे समझे होंगे। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप कोई वीडियो, ठीक है, 2 या 3 बार देखते हो तो आपको टॉपिक परफेक्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।